हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरजी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के आज हम न्यू जो सीरीज लेके आए हैं केमिस्ट्री की, उसका टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। आज हम इन दोनों चैप्टर से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते जाइए या फिर बार बार इस वीडियो को देख के अपना रिविजन करिए, ताकि आपसे अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं पेपर में तो आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो कि वो आपसे छूट जाए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। Which of the following bond has the highest bond energy? आपको इन चारों में से बताना है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी है। तो बॉन्ड एनर्जी देखते हैं हम इन चारों में से सबसे ज्यादा किसकी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से ग्रुप के हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है सल्फर सल्फर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सेलेरियम, यहाँ पे स्लेरियम आएगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे आपका सेलेरियम आएगा, सेलेनियम, ठीक है। एंड यहाँ पे है टेरूलियम। ये किस फैमिली के आपके मेंबर्स हैं? ये है आपके ऑक्सीजन फैमिली। आपको पता है ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली कौन से ग्रुप में आती है? ग्रुप नंबर 16, जिनको हम चाल्कोजेंस भी बोलते हैं। चाल्कोजेंस इंपॉर्टेंट है, चाल्कोजेंस। ये ऑक्सीजन फैमिली चाल्कोजेन या ग्रुप 16 के मेंबर्स हैं। अब आपको बताना है इन चारों में से सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किस में है। अब पहले हम इसको सीक्वेंस में लिखते हैं। सबसे पहले आता है आपका ऑक्सीजन, फिर उसके बाद आता है सल्फर, फिर आता है सेलेरियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ठीक है। ये डाउन द ग्रुप अगर हम ऐसे जाएं तो इस तरह से आपका क्या बनता है? सीक्वेंस बनता है। अब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा किस में होती है? जो भी आपका एलिमेंट है वो स्मॉल साइज का होगा, ठीक है। अब हमें पता है डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आपका जो एटॉमिक साइज है, डाउन द ग्रुप जाने से जो आपका एटॉमिक साइज है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। इसका मतलब डाउन द ग्रुप जाएंगे। अब हमें यहां तक दिया हुआ है ऑप्शन में, हमें ये 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपका टेलूरियम का साइज सबसे बड़ा होगा, फिर उससे कम सेलेनियम का, फिर उससे कम सल्फर का, सबसे कम साइज किसका होगा? ऑक्सीजन का। अब जिसका साइज स्मॉल होता है, जनरली क्या होता है, जिसका साइज स्मॉल होता है वहां पे अट्रैक्शन विद न्यूक्लियस क्या होता है? मोर होता है। जैसे अब आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑक्सीजन बॉन्ड है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इनका साइज छोटा है तो न्यूक्लियस के साथ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन होगी वो भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा अट्रैक्शन होने से क्या होगा? वहां पे बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। यही आपका कंसेप्ट है जनरली। लेकिन यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन का जो बॉन्ड एनर्जी है, ऑक्सीजन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो सबसे ज्यादा नहीं होती। होनी सबसे इसकी ज्यादा चाहिए, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड जनरली हमारे पास होना चाहिए ये वाला OO, फिर सल्फर सल्फर, फिर SC सेल्यूरियम, फिर टेल्यूरियम, ये वाला होना चाहिए एक्चुअल जो ट्रेंड है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो एक्चुअल ट्रेंड है वो क्या होता है आपका? वो होता है आपका सल्फर सल्फर, फिर उसके बाद आता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर उसके बाद सेलेरियम, फिर उसके बाद टेलूरियम। अब ऐसा क्यों है? ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा क्यों नहीं होती? तो हम अभी रीजन देखेंगे कि जो ऑक्सीजन के केस में साइज स्मॉल होने के कारण जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं तो यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल साइज होने के कारण यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज मोर। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होती है। अब रिपल्शन होगी, एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा उससे दूर भागेगा। रिपल्शन यही होती है, दूर भागेगा। जब दूर भागेगा तो जो बॉन्ड है बिटवीन दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स वो क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। अब वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए या कम एनर्जी चाहिए? तो वीक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें तो बहुत कम एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन में जो आपकी बॉन्ड एनर्जी होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू सल्फर बॉन्ड। तो आपका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज देयर इज मोर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन ऑक्सीजन। दैट इज वाई ऑक्सीजन की जो आपकी बॉन्ड एनर्जी है दैट इज लेस एज कंपेयर टू सल्फर। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे चारों में से किसकी आएगी? आपकी सल्फर बॉन्ड में जो बॉन्ड एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होगी। तो आपका ए ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
विच कंपाउंड हैज प्लेनर स्ट्रक्चर। आपको इनमें से बताना है, इन चारों कंपाउंड में से कि प्लेनर स्ट्रक्चर यहां पे कौन बनाता है। ठीक है, तो आपको ये बनाने से पहले इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आने चाहिए। ठीक है, अब आपको स्ट्रक्चर की शेप बतानी है, तो शेप बताने के लिए आपको सबके स्ट्रक्चर आने चाहिए। अब हम नंबर 1 से ही करते हैं। जो आपका ए है वो है ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड, XeF4। ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड में आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। उससे पहले जो सेंट्रल मेटल एटम है ज़ीनॉन, उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। देयर इज 8 इलेक्ट्रॉन। अब जब 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे सेंटर में हम ज़ीनॉन बनाएंगे, 4 जो इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्लोरीन के साथ क्या बना लेंगे, क्योंकि 4 फ्लोरीन है, तो ये 4 फ्लोरीन आपके एक प्लेन में चले जाएंगे। 4 फ्लोरीन एक प्लेन में अरेंज हो जाएंगे। अब आपका ज़ीनॉन के 4 इलेक्ट्रॉन तो बिजी हो गए, अब 4 यहां पे रहते हैं रिमेन। यहां पे जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे क्या है, बचे हुए हैं, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए, 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है यहाँ पे? 2 लोन पेयर्स। अब 2 लोन पेयर्स है, तो उसको अगर हम ऐसे अरेंज कर दें तो इस तरह से आपका जो ये स्ट्रक्चर बनता है, ये स्ट्रक्चर बनता है आपका स्क्वायर प्लेनर। क्या बनता है? स्क्वायर प्लेनर। क्योंकि शेप में हमेशा लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करते, शेप में हमेशा, ज्योमेट्री में हमेशा आपके ये जो बॉन्ड पेयर है वो हमेशा यहां पे क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए अब देखो ये एक प्लेन में है, मतलब उसकी जो स्ट्रक्चर होगा, उसकी ज्योमेट्री होगी वो क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, इसकी जो आपकी जो शेप है, जो आपका स्ट्रक्चर है वो कैसा है, प्लेनर है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। बाकी भी देख लेते हैं थोड़ा सा। आपका जो ये है ज़ीनॉन ट्राईऑक्साइड है, XeO3, इसमें देखते हैं शेप। अब आपको पता है कि ज़ीनॉन के क्या है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 8 में से जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो बिजी हो जाएंगे ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि एक ज़ीनॉन एक ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। तो डबल बॉन्ड में, एक डबल बॉन्ड में 2 जाएंगे, तो 3 ऑक्सीजन के साथ कितने जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन चले गए ज़ीनॉन के। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ज़ीनॉन के 6 चले गए। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचते हैं, वो यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे एज अ लोन पेयर। तो इस तरह से आपका किसका स्ट्रक्चर बनेगा, XeO3 का। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर होगा ये होगा पिरामिडल। कौन सा, पिरामिडल। तो ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन तो करेक्ट हमें फर्स्ट में ही मिल गया, लेकिन ये भी आपको पेपर में आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको इनकी शेप भी बता रही हूँ, इनका स्ट्रक्चर भी बता रही हूँ। तो सेकंड केस में जो आपकी शेप होगी वो कौन सी होगी, पिरामिडल होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, थर्ड ऑप्शन है, जो थर्ड ऑप्शन है वो है XeO2F2। क्या नेम होता है इसका, XeO2F2। इसका नाम होता है ज़ीनॉन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड। ज़ीनॉन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड। इसमें देखते हैं जो इसका स्ट्रक्चर है आपका, वो आपको जनरली मतलब पता होना चाहिए, ये होता है सीसॉ। क्या होता है, सीसॉ स्ट्रक्चर होता है। फिर आता है आपके पास ज़ीनॉन टेट्राऑक्साइड। ठीक है, जो टेट्राऑक्साइड है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहर्ड। क्या होता है, टेट्राहर्ड। ठीक है, इस केस में लास्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है, तो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूं। ज़ीनॉन है, ज़ीनॉन के फिर से कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 के, अब देखो, एक ज़ीनॉन ऑक्सीजन के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करता है। डबल बॉन्ड बना रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे। जब आपका ये ज़ीनॉन 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेगा तो इसके 8 के 8 ऑक्सीजन ही यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं बचा, तो एक्चुअल जो इसकी शेप बनेगी वो ऐसे बनेगी, 1 ऑक्सीजन ऊपर डबल बॉन्ड के साथ, 3 ऑक्सीजन नीचे
डबल बॉन्ड के साथ। तो इस तरह से ज़ीनॉन टेट्रा जो ऑक्साइड है उसकी जो शेप बनती है वो कैसी बनती है, टेट्राहर्डल बनती है। तो चारों के चारों मैंने आपको यहाँ पे शेप बता दी, लेकिन जो आपका एक्चुअल आंसर है वो है ए, विच इज प्लेनर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास यहां पे है, अ मॉलिक्यूल पोजेसिंग डायपोल मूवमेंट इज। आपको इन चारों ऑप्शंस में बताना है कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो अपनी डायपोल मूवमेंट को यहां पे पोजेस करता है, मतलब इन चारों में से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी कुछ डायपोल मूवमेंट है। ठीक है, तो हम बारी बारी से देखते हैं। यहाँ पे नंबर 1 आपका जो है वो है मीथेन, CH4। CH4 किसका फॉर्मूला होता है, मीथेन। मीथेन है अब आपके पास। अब इसमें देखते हैं डायपोल मूवमेंट के केस में हम कैसे वो करते हैं। अब C सेंट्रल मेटल एटम है, सेंटर में आएगा। 4 इसके साथ क्या लगे हुए हैं, आपके हाइड्रोजन लगे हुए हैं। आपको पता है कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 के जो 4 हैं वो हाइड्रोजन के साथ इस तरह से बॉन्डिंग बना के कौन सा यहाँ पे हमें ज्योमेट्री दे रहे हैं, ये हमें ज्योमेट्री दे रहे हैं टेट्राहर्डल। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये भी पता होना चाहिए कौन सा एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन सा आपके पास एलिमेंट कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट पता है तभी आप डायपोल मूवमेंट के कंसेप्ट को क्लियर कर पाओगे। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हम पीरियड में जाते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली जाते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इंक्रीज होगी तो कार्बन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो इस तरह से हम एरो बनाएंगे। ये डायपोल मूवमेंट का ही आपका क्या है, एरो है। इसको आप हेड बोलते हो, इसको आप टेल बोलते हो। ठीक है, अब आप देख रहे हो सभी बॉन्ड्स जो नीचे वाले हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो ऊपर वाला आपका डायपोल मूवमेंट का एरो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, आपस में ऑपोजिट है। अब जब ऑपोजिट डायरेक्शन होंगी तो ये आपस में एक दूसरे को क्या कर सकती हैं, कैंसिल कर सकती हैं। जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे डायपोल मूवमेंट कितनी बन जाएगी, 0। डायपोल मूवमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे जो म्यू है वो कितना हो जाएगा फॉर मीथेन, 0। तो फर्स्ट वाले की तो डायपोल मूवमेंट कितनी आ गई, 0 आ गई। नेक्स्ट वाला देखते हैं जो है आपका वाटर। वाटर के केस में डायपोल मूवमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा। अब हम फिर से देखेंगे यहां पे स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, H2O। आपको पता होना चाहिए वाटर में आपके जो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन एटम के ऊपर वो होते हैं 2, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे बेंट शेप बनाते हैं। तो यहाँ पे वाटर की जो शेप होती है कैसी होती है, बेंट, या फिर आप इसको एंगुलर शेप भी बोल सकते हो। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो एरो इस तरह से लगेगा। ठीक है, अब ऊपर से कोई भी एरो डायपोल मूवमेंट का नीचे नहीं आ रहा, मतलब ये आपस में कैंसिल नहीं हो रहे क्योंकि इन दोनों एरोस की डायरेक्शन क्या है, एक ही साइड को है। तो यहाँ पे कैंसिल नहीं हो पाएगी इसकी डायपोल मूवमेंट। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो डायपोल मूवमेंट है ऑफ वाटर इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसकी कुछ वैल्यू होगी। याद करने की जरूरत नहीं है वैल्यूज, लेकिन आपको पता होना चाहिए किसकी 0 है और किसकी 0 नहीं है। ठीक है, तो आपका ये भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, BF3। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो आपका बोरोन है इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5, 2, 3। तो यहाँ पे इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। 3 के 3 ही हैं जो फ्लोरीन के साथ, 3 ही फ्लोरीन अटैच है, तीनों के तीनों फ्लोरीन के साथ अटैच होके कैसा आपका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनाएंगे। ट्राइगोनल, आपको ट्रायंगल टाइप दिख रहा है, ये मतलब ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है। तो अब यहाँ पे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, तो एरो ऐसे आएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है तो नीचे को आएगा, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नीचे को आएगा। अब तीनों डायपोल मूवमेंट्स की जो डायरेक्शन है एक दूसरे की क्या है, ऑपोजिट है। ऑपोजिट है मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। जब कैंसिल ऐसे करना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूं कि कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो इसकी डायपोल मूवमेंट कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी भी 0 हो गई।
लास्ट पे देखते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो आपका स्ट्रक्चर है वो ऐसे बनता है, लीनियर। इसका कौन सा स्ट्रक्चर होता है? लीनियर। अब लीनियर के केस में अब आप देख रहे हो यहां पे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे, ये आपस में कैंसलेशन कर देंगे। दोनों जो डायपोल मूवमेंट्स है एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन होने के कारण कैंसल आउट करेंगे। तो यहां पे भी कैंसल आउट जब हो जाएगा तो इसकी जो डायपोल मूवमेंट है वो कितनी आ जाएगी? 0। ठीक है, तो यहां पे भी जो आपका डायपोल मूवमेंट है फोर्थ केस में कितना आ गया? 0 आ गया। इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0। अब किस में 0 नहीं है? क्योंकि अभी हमने देखा वाटर के केस में डायपोल मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपका जो बी ऑप्शन है इट इज द करेक्ट ऑप्शन, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ वन आपका जो क्वेश्चन है वो आता है फॉर्मल चार्ज से। फॉर्मल चार्ज ऑन द सेंट्रल ऑक्सीजन एटम इन ओजोन। O3 किसका सिंबल होता है आपका? ओजोन का, O3। अब आपने बताना है ओजोन का जब आपका एक स्ट्रक्चर बनता है, अभी मैं बनाऊंगी यहां पे, उसमें जो सेंट्रल ऑक्सीजन है उस पे आपको फॉर्मल चार्ज बताना है। ठीक है, फॉर्मल चार्ज बनाने से पहले हम किसका, ओजोन का क्या कर लेते हैं? डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ओजोन का जो डायग्राम होता है वो ऐसे होता है, O एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब देखते हैं इस पे कितने लोन पेयर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक लोन पेयर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हम क्यों पूरे कर रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 8 होता है। ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, तभी आप यहाँ पे फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो। तो आपको यहाँ पे किसका फॉर्मल चार्ज पूछा है? फॉर्मल चार्ज ऑन द सेंट्रल ऑक्सीजन एटम, जो सेंटर में है। सेंटर में कौन सा है? ये वाला। आपको इस पे क्या निकालना है? फॉर्मल चार्ज निकालना है। फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है, बुक्स में आपको बहुत अजीब सा फॉर्मूला दे रखा है, लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पे शॉर्टकट फॉर्मूला बताऊंगी जिससे आप इजीली निकाल सकते हो। अब यहाँ पे जो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज का, दैट इज फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए माइनस जितने इलेक्ट्रॉन हैं। क्या मतलब है इसका? मतलब कोई भी, अभी तो हम ऑक्सीजन के केस में निकाल रहे हैं ना, आप कोई और भी अगर एलिमेंट लोगे, कोई और भी कंपाउंड लोगे, तब भी वहां पे ये जो फॉर्मूला है वो वैलिड होगा। क्या मतलब है? जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए माइनस जितने इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ऑक्सीजन के जो वैलेंस शेल में है, ऑक्सीजन का जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब हर ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए क्योंकि वैलेंस शेल में उतने इलेक्ट्रॉन है। तो सेंट्रल मेटल एटम पे जो ये फर्स्ट, मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड ऑक्सीजन है, ये थर्ड ऑक्सीजन है। फर्स्ट वाले पे हमें पूछा है, सबसे पहले उस पे ही निकालेंगे। फर्स्ट ऑक्सीजन पे जो फॉर्मल चार्ज है, अब जितने होने चाहिए मतलब जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हर ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 6। अब कितने इसके पास ऑलरेडी है? इस ऑक्सीजन के कितने अपने इलेक्ट्रॉन हैं? अपने ही काउंट करने हैं इसके। अब ये ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉन इसका है 1 2 3 4 5। ये जो है इस साइड बने हुए, ये वाला 1 2 3 4 5, ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन के हैं, तो इस यहां हम लिख सकते हैं -5। तो आपका जो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज कितना आएगा? +K1, प्लस का 1 आ गया। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये +1 ही होगा। अदर ऑक्सीजन पे भी देख लेते हैं, सेकेंड थर्ड पे कितना फॉर्मल चार्ज आएगा। ये फर्स्ट ऑक्सीजन पे है, सेकेंड वाले पे देखते हैं। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू जितने होने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए सब ऑक्सीजन में, तो 6 ही लिखेंगे। जितने हैं अभी इसके पास, कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6 हैं इसके पास। तो फॉर्मल चार्ज कितना आ गया अब इसके पास? 0। ठीक है, सेकंड वाले पे कितना आएगा? 0 आएगा। थर्ड वाले पे देखते हैं, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू 6 माइनस कितने हैं इसके पास? 1 2 3 4 5 6 7। 6 से ज्यादा हो गए अब इसके पास, तो इस पे चार्ज कितना आएगा?
1। तो ये आपका फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज निकालने का, लेकिन अभी हमें यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन पे पूछा था, दैट इज +1। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 5th वन, द टाइप ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन NH4Cl आर। अमोनियम क्लोराइड में बोलता है, आपको बताना है कि जो टाइप ऑफ बॉन्डिंग है वो कौन कौन सी है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट। बी ऑप्शन दे रखा है ओनली आयनिक। सी ऑप्शन दे रखा है ओनली कोवलेंट। 4th ऑप्शन दे रखा है कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो NH4Cl है बनता कैसे है। मतलब अगर इसकी डिसोसिएशन करेंगे तो ये बनेगा NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, ऐसे हम बना सकते हैं, मतलब ये ऐसे बना। ठीक है, फिर अब यहाँ पे ये जो NH4 है ये कैसे बना, NH4 पॉजिटिव कैसे बना, ये किससे बनता है, ये NH3, ये +1H पॉजिटिव ऐसे ही बना, क्योंकि अमोनिया है, अमोनिया होता है NH3, इस पे होता है एक लोन पेयर, और किससे बना, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव का मतलब क्या है, हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो भी उसने क्या कर दिया, लूज कर दिया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनते हैं, कैटायन। तो H पॉजिटिव क्या है, यहाँ पे कैटायन है। अब यहाँ पे अब इस हाइड्रोजन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, ताकि वो अपना पूरा कर सके ऑक्टेट। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, अमोनिया क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन आयन को दे देता है। जब ये एक ही मॉलिक्यूल अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसी और मॉलिक्यूल या और एलिमेंट को देता है, उस चीज को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जब आपका एक ही मॉलिक्यूल अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले एलिमेंट को या दूसरे वाले आयन कैटायन को देता है। क्योंकि यहाँ पे कैटायन है इसलिए मैंने कैटायन बोला, एनायन होता तो मैं एनायन बोल दिया। देखिए एनायन तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वहां तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे कैटायन के केस में ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, किससे, अमोनिया से। अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, ये भी एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड ही होता है। ये भी एक तरह का कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है कोवलेंट बॉन्ड ही होता है। कैसे, अब देखो यहाँ पे अब देखो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन यहां भी शेयरिंग बराबर नहीं हो रही, क्योंकि कोई हाइड्रोजन यहाँ पे, मतलब एक जो हाइड्रोजन है वो अमोनिया को कुछ भी नहीं दे रहा, लेकिन जो अमोनिया है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा है। लेकिन यहाँ पे कोवलेंट कैसे हुआ, अगर यहाँ पे दे रहा है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आयनिक बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे कैसे ये कोवलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन है ये इसको एक ऑर्बिटल दे रहा है। जब ऑर्बिटल दे रहा है मतलब कुछ तो दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ना सही लेकिन ऑर्बिटल दे रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस ऑर्बिटल में आ जाते हैं। तो यहाँ पे शेयरिंग ही होती है, लेकिन शेयरिंग क्या होती है, यहाँ पे अनइक्वल। क्या होती है, अनइक्वल शेयरिंग होती है। जब आपके पास शेयरिंग अनइक्वल है तब आपके पास जो बॉन्ड बनता है वो बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब आपके पास शेयरिंग इक्वल होती है तब यहां पे बनता है आपका कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो यहां पे आपको दिख रहा है ये बना आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस किस में है, फर्स्ट ऑप्शन में है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, लेकिन ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट नहीं होगा क्योंकि इसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कोवलेंट कोऑर्डिनेट तो हो गया, अब देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड है या नहीं है इसमें। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब शेयरिंग कैसे हो रही है, देखो कहां पे शेयरिंग हो रही है, आपको पता होना चाहिए कि शेयरिंग कहां हो रही है। अब यहाँ पे NH3 है, ठीक है, NH3 है। NH3 के केस में आपके पास कैसे स्ट्रक्चर बनता है, 1 2 3 3 आपके पास H आ गए, एक लोन पेयर है,
ये वाला लोन पेयर। तो ये आपके पास जो बॉन्ड बन रहे हैं ये कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि ये इक्वल शेयरिंग से बन रहे हैं। ज्यादा एक्सप्लेन में नहीं करूंगी क्योंकि आपको ये मैंने अपने ऑफलाइन वीडियोस में ऑफलाइन जो लेक्चर्स हैं वहां पे आपको मैंने बता रखा है। कोवलेंट बॉन्ड, तो कोवलेंट भी है ये, ठीक है। फिर बचा आयनिक, ठीक है। आयनिक अब देखते हैं, अब ये भी ऑप्शन ठीक है, ये भी ऑप्शन ठीक है, लेकिन एक है इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट को ही आयनिक भी बोलते हैं, मतलब जो बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक भी बोलते हैं और इलेक्ट्रोवैलेंट भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो कोवलेंट भी आ गया, कोऑर्डिनेट भी आ गया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैंने आपको बोला या तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये कैटायन है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इसको चाहिए ये दे सकता है, ये नेगेटिव है, एक्स्ट्रा है तो इसको ये देगा, मतलब ट्रांसफर करेगा। तब आपके पास क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये क्या है, आयनिक बॉन्ड भी इसमें प्रेजेंट है, आयनिक बॉन्ड या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी है, आपके पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, आपके पास यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है, तीनों के तीनों बॉन्ड अमोनियम क्लोराइड में प्रेजेंट है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर 6, क्वेश्चन नंबर। During the change of O2 to O2 negative ion, the electron add on which one of the following orbital? अब बोलता है कि यहाँ पे आपके पास जब ऑक्सीजन O2 से O2 नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाता है। मतलब आपको सीधे समझ आ जाना चाहिए, जो क्वेश्चन है ये आता है आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, केमिकल बॉन्डिंग में है ये थ्योरी, आपको पता होना चाहिए कैसे ऑर्बिटल्स ड्रॉ होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन के लिए जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो डायग्राम है वो कैसे ड्रॉ होता है आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ऑक्सीजन का क्या पता होना चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन की 1s2 2s2 2p4 8 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। 8 के केस में ऐसे ही बनेगा। अब ऑक्सीजन के केस में आपको जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनते हैं वो कैसे बनते हैं, सबसे पहले हम ऐसे नीचे से ऊपर को बनाते जाते हैं। अभी यहाँ पे स्पेस कम है लेकिन मैं यहाँ ये रब कर देती हूं, उसके बाद हम बनाएंगे। डायग्राम कैसे बनता है, जैसे 1s2 2s2 2p4, नीचे से ड्रॉ करेंगे 1s ऐसे बनता है, इधर भी 1s, क्योंकि O2 बनना है ना, ये एक ऑक्सीजन के लिए, ये दूसरे ऑक्सीजन के लिए, यहां ऐसे, फिर इसको ऐसे कर देते हैं हम। यहां पे 1s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल कितने होंगे 4। तो पहले हम नीचे वाले फिल करते हैं फिर ऊपर वाले फिल करते हैं। तो इसका क्या नाम है आपका, इसका नाम है सिग्मा 2px, सिग्मा स्टार 2px, ठीक है। फिर इसके ऊपर जाता है आपके पास 2s भी ऐसे सेम ही हम ड्रॉ करेंगे क्योंकि एक ही होता है s में, तो इस तरह से ड्रॉ होगा। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 4 हो गए, 2 नीचे 2 ऊपर, क्योंकि पहले हाफ फील्ड, जिनकी एनर्जी कम होती है वो नीचे होते हैं, इनको बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास 2s, ये है 2s, यहां पे बन जाएगा सिग्मा 1 आएगा, यहां पे 1 यहां पे आएगा आपके पास सिग्मा 2s, ठीक है, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, p नहीं आएगा, यहां पे आएगा 1s, ठीक है। इसके बाद जो हम डायरेक्टली काउंट करते हैं जहां से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए, वो डायरेक्ट करते हैं जो लास्ट वाला ऑर्बिटल होता है। अब जैसे अब लास्ट वाला ऑर्बिटल ऑक्सीजन में कौन सा है, 2p है, तो डायरेक्ट आपको इन सबको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाला ही करोगे जो है आपका 2p। अब 2p में कैसे होता है आपका, देखो p में आपको पता है 3 ऑर्बिटल हैं, 3 इस साइड एक ऑक्सीजन के लिए, 3 उस साइड दूसरे ऑक्सीजन के लिए, कौन से 2p, ये भी 2p। अब ऑक्सीजन के केस में कैसे बनते हैं, 2 ऊपर 1 नीचे,
यहां पे एक ऊपर, दो नीचे। ये सारा मैंने आपको अपनी ऑफलाइन क्लासेस में बता रखा है कि किस तरह से आपको ये डायग्राम ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अब 2p में है कितने, 4 है, 1 2 3 एंड 4। पहले हम हाफ फिल्ड करते हैं, फिर फुली फिल्ड करते हैं। यहाँ पे भी 1 2 3 4 4 कर दिए हमने। लेकिन अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, जब आप O2 से O नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन करते हो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस वाले में क्या है, ज्यादा है। ये तो हमने ऑक्सीजन का बनाया। अब जो ज्यादा है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन इस साइड वाला, राइट हैंड साइड में क्या होता है, ऐड होता है। होने कितने चाहिए दोनों साइड, 4 4, लेकिन अब एक ऐड हो गया तो उस साइड एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, मतलब 4 से क्या बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, पहले 8 थे, अब कितने हो गए, 9 हो गए। अब इनके नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ये है आपके पास सिग्मा 2p, यहां पे आएगा पाई 2px, पाई 2py, यहां पे आएगा सिग्मा 2pz, ऊपर आएगा आपके पास पाई 2px, पाई 2py, स्टार आएगा, एंटी बॉन्डिंग है तो स्टार आता है, और यहां आएगा सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। इस तरह से आपके ऑर्बिटल बन गए। अब 9 के 9 आपने फिल करने हैं। पहले नीचे वाला हाफ फिल्ड, फिर फुली फिल्ड, फिर ऊपर वाला हाफ फिल्ड, फिर यहां पे फुली फिल्ड, ऐसे आएगा ये। फिर यहां पे भी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 3 बचे, 1 2 एंड 3। टोटल देखो कितने, 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के 9 हमने ऐड कर दिए। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि बताओ O2 से जब O नेगेटिव आयन बनता है तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वो कौन से ऑर्बिटल में होता है। अब पहले तो आपने, जब ये वाला नहीं था आपके पास, पहले जब आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, तब आपने जो इलेक्ट्रॉन ऐड किए थे वो इस तरह से थे, ऐसे। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो कहाँ ऐड हुआ, वो यहां ना, तो कौन से में, पाई स्टार में ऐड हुआ। कहां ऐड हुआ, पाई स्टार में। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। पाई स्टार ऑर्बिटल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तब आपका क्या बना, O2 नेगेटिव। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। 7th क्वेश्चन पे चलेंगे। विच वन ऑफ देम इज द वीकेस्ट। आपको इन चारों बॉन्ड दिए हुए हैं, इन चारों बॉन्ड्स में से बताना है कि सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि वीक बॉन्ड कौन से होते हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन से होते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड एंड वंडर वाल फोर्सेस। ये भी बॉन्ड ही है, फोर्सेस भी क्या होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो अब इन चारों में से सबसे जो ज्यादा वीक बॉन्ड है दैट इज वंडर वाल फोर्सेस। वंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन is a type of bond which is weakest among the all bonds, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, सबसे वीक बॉन्ड है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, तो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन चारों में से है वो है आपका आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो आपका यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, विच इज वंडर वाल फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज अ डाइपोल मोमेंट मोर देन 0। अब आपको इन चारों में से बताना है 0 से ज्यादा, मतलब किसकी कुछ, आपके पास जो भी डाइपोल मूवमेंट है यहां इन चारों में से किसकी कुछ वैल्यू है, 0 नहीं है लेकिन वो क्या होनी चाहिए, मोर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी ऑप्शन आपके हैं वाटर। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, वाटर की जो डाइपोल मूवमेंट होती है वो 0 के इक्वल नहीं होती, किया था अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पे मीथेन के केस में 0 होती है, कार्बन के केस में भी क्या होती है, 0 होती है। अब N2 वाला केस थोड़ा सा अलग आया, वो हम देख लेते हैं। N2 कैसे बनता है, N और N के बीच में बॉन्डिंग होती है। N और N के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं वो बनते हैं ट्रिपल बॉन्ड। आपको पता होना चाहिए N नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं वो कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड्स होते हैं। तो अब यहाँ पे आपको मैंने बताया था डाइपोल मूवमेंट हमेशा किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब दोनों तो सेम ही एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे 0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण जो आपकी डाइपोल मूवमेंट होगी वो भी कितनी होगी, 0। ये आपका वैसे नॉन पोलर है। कौन सा सब्सटेंस है, नॉन पोलर, मतलब दोनों पे सेम ही चार्ज है तो कोई पोल नहीं बनेगा। पोल होते हैं पॉजिटिव
पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो पार्शियल तो यहाँ पे चार्ज है ही नहीं, तो यहाँ पे भी डायपोल मोमेंट क्या होगी, जीरो होगी। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे क्या होगा, वाटर होगा, क्योंकि वाटर की डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो से वो क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे वाटर आपका सही ऑप्शन है, सही आंसर है। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। द आयन विच इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद CO, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको बताना है इन चारों में से ऐसा कौन सा स्पेशीज है, कौन सा आयन है जो रिजेंबल करता है इलेक्ट्रॉन किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड से, CO के साथ। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोइलेक्ट्रॉन होते क्या हैं, ऐसे स्पेशीज जिनमें क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे स्पीशीज जिनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम होते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन है CO, उसमें देखते हैं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। प्लस ऑक्सीजन है इसके साथ अटैच, तो ऑक्सीजन के साथ कितने, मतलब उसका कितना एटॉमिक नंबर होता है, 8, तो 8। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने आ गए, 14। अब इन चारों में से देखेंगे हम किसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका CN नेगेटिव। CN नेगेटिव में कार्बन के पास कितने हैं, 6 है, प्लस नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 7 है, ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, प्लस 1, तो यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया। 14 चाहिए थे, फिर तो 14 हमें फर्स्ट पे ही मिल गया, तो ये आपका क्या है, CN नेगेटिव इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी में भी ऐसे ही आप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। In which of the following pairs the two molecule have identical bond order? अब आपके पास क्वेश्चन आता है बॉन्ड ऑर्डर का। टेट में ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि बताओ बॉन्ड ऑर्डर किसमें कितना है। अब आपको कितना नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा है इनमें से, चारों में से दो दो आपके पास स्पीशीज दी गई हैं, बताओ किस ऑप्शन में दोनों स्पीशीज का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक शॉर्टकट है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे आपको मिलता है, जैसे 14 से शुरू करते हैं, 14 ऊपर को 15, 16, 17, 18, 19, नीचे को जाते हैं कम, 13, 12, 11, 10, 9, 8, ऐसे जो आपके पास स्पेशीज के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिन स्पीशीज के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं उनका जो बॉन्ड ऑर्डर, इस साइड लिख लो बॉन्ड ऑर्डर वो होता है 3। जिन स्पीशीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 14 होते हैं, उनका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है, 3 होता है। उससे नीचे आएंगे 13 पे, हाफ माइनस करते जाएंगे, मतलब 0.5 रिमूव करते जाएंगे, 2.5, फिर 2, 11 के लिए आएगा 1.5, 10 के लिए आएगा 0.5, 9 के लिए क्या आएगा 0.1, फिर आता है 15, फिर कम करते जाते हैं 2.5, फिर यहां पे आएगा 2, फिर आएगा 1.5, फिर यहां पे आएगा 0.5, फिर आएगा यहां पे 0, इस तरह से। अब देखते हैं किन में क्या बॉन्ड ऑर्डर है। अब N2 है फर्स्ट ऑप्शन में, यहां पे N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 14। यहां पे O2 में कितने होते हैं, 16, 2 पॉजिटिव है, यहां पे भी कितने हो गए, 14 हो गए। दोनों में 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। वहां पे मैंने आपको लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, मतलब जिसका 14 होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है। तो फर्स्ट ऑप्शन भी हमें यहाँ पे करेक्ट मिल गया। बाकियों में भी देख लेते हैं, N2 14, O2 और एक ऑक्सीजन में 8, तो 2 ऑक्सीजन में कितने होंगे, 16। ठीक है, अब 16 होंगे, एक नेगेटिव है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 17। लाइक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है तो इनका बॉन्ड ऑर्डर भी डिफरेंट होगा, तो ये भी नहीं है। N2 नेगेटिव 14 प्लस 1 15 है ना, यहाँ पे O2 मतलब 16। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट तो बॉन्ड ऑर्डर भी डिफरेंट। O2 नेगेटिव तो यहाँ पे 16 प्लस 2 18, N2 14, तो यहाँ पे भी डिफरेंट आएगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ये नोट डाउन कर लेना आप साथ साथ में। नेक्स्ट आता है आपके पास 11th क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XeF4।
ये हमें अभी पीछे एक भी क्वेश्चन किया था, यहाँ पे हमें पीछे सिर्फ ज्योमेट्री पूछी थी, लेकिन यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी पूछी है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने से पहले हम ज्योमेट्री देख लेते हैं क्या है। अभी हमने किया था ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड XeF4, हमने पीछे किया था। इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर है, तो बाकियों में तो स्क्वायर प्लेनर है ही नहीं, तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर से बता देती हूँ, Xe 8 में से 4 बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बना लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब 2 लोन पेयर होंगे उसके पास। एक लोन पेयर हम ऊपर बनाएंगे, एक लोन पेयर हम नीचे बनाएंगे। तो ये जो आपकी ज्योमेट्री होती है ये होती है स्क्वायर प्लेनर। अब हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलती है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का यहाँ पे भी शॉर्टकट मेथड है। बुक्स में बहुत लॉन्ग लेंथी मेथड्स दिए हुए हैं। शॉर्टकट निकालने का यहाँ पे क्या मेथड है हाइब्रिडाइजेशन में, जैसे XeF4 है। XeF4 मतलब आपके पास Xe क्या है? सेंटर मेटल एटम है, उसके पास कितने यहाँ पे एक्स्ट्रा मतलब जो साइड में अटैच हैं एटम्स वो कितने हैं। जैसे ज़ीनॉन है, ज़ीनॉन के साथ क्या है? 4 है, 4 फ्लोरीन है। तो यहाँ पे क्या आएगा? नंबर ऑफ एटम अटैच, फॉर्मूला बता रही हूं, एटम अटैच्ड माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे कितने एटम अटैच है? यहाँ पे नंबर ऑफ एटम अटैच 4 है, आपको दिख रहा है फ्लोरीन, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब आपको देखना है कितने लोन पेयर यहाँ पे बचते हैं। अब 4 तो यूज हो गए, दिख रहा है सामने, कितने लोन पेयर बचे आपके पास यहाँ पे? 1 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है वो यहाँ पे आ जाएगी आपकी sp3d2। sp3d2 इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XeF4। तो यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन कोई मतलब नहीं था बाकियों में, क्योंकि सिर्फ स्क्वायर प्लेनर बी में ही है, तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। लोन पेयर यहाँ पे क्या है? कितने आ जाएंगे आपके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास 2, तो इस तरह से आपके बन जाएगा sp3d2। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। The bond angle in molecule H2O, NH3, CH4 and CO2, इन सब में बताना है कि जो बॉन्ड एंगल है उसका ऑर्डर, ठीक है। अब बॉन्ड एंगल ऑर्डर बताने से पहले आपको बॉन्ड एंगल पता भी होना चाहिए किसमें कितना होता है, ठीक है। तो किसमें कितना होता है अभी वो हम देखते हैं। यहाँ पे जो वाटर है, ये याद ही करने वाली बातें हैं। जो वाटर है वो उसका होता है 0.4.5 डिग्री। NH3 अमोनिया में होता है 107 डिग्री। जो CH4 है इसमें होता है आपका 109.5 डिग्री। CO2 में होता है 180 डिग्री, ठीक है। ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी इनकी वैल्यूज। तो वैल्यूज इस तरह से हमने लिख दी। अब देखते हैं सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे कम किसमें है। अब CO2 180 आपको सबसे ज्यादा दिख रहा है, तो CO2 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा। उससे कम आता है आपका 109 वाला मीथेन, उससे कम आता है आपका 107 जो किसका है? अमोनिया का है। सबसे कम यहाँ पे क्या है? वाटर का है। तो इस तरह से आपका ऑर्डर आना चाहिए। देखते हैं किसमें ये करेक्ट है। फर्स्ट आपका CO2, फिर CH4, NH3, H2, तो आपका फर्स्ट ही ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर। ये आपको बॉन्ड एंगल ऐसे ही याद करने हैं, पेपर में अलग अलग भी पूछ लेता है। नेक्स्ट आता है द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग स्पीशीज। पहले आपको प्रीवियस क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा गया था कि बताओ कौन सी स्पीशीज, ये 2 दे दी गई हैं, किनमें सिमिलर बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है। तो वहां पे हमने देखा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पे सिमिलर थे वहां पे आपका जो है बॉन्ड ऑर्डर भी क्या था? सिमिलर था। लेकिन अब यहाँ पे हमें ऑर्डर पूछ लिया गया है। किसमें ऑर्डर? देखते हैं किस किस में पूछा है। O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव एंड O2 2 पॉजिटिव, ये पूछा हुआ है हमें। एक O2 नेगेटिव है, एक O2 पॉजिटिव है, एक O2
2 पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें बॉन्ड ऑर्डर। अब आपको पता है, मैंने प्रीवियस आपको क्वेश्चन में बताया, O2 मतलब 16 इलेक्ट्रॉन, एक ऐड हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 बन गए। O2 मतलब 16 प्लस मतलब एक वहां से निकल गया 15। O2 2 पॉजिटिव, 16 में से 2 चले गए, कितने बन गए? 14 बन गए। ठीक है, तो इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर हम देखते हैं। 14 वालों में मैंने आपको बताया है, हमने लिखा था 14, 15, 16, 17, फिर नीचे को 13, 12, है ना, 13, 12, फिर आ जाएगा आपके पास 11। 14 वाले का मैंने आपको बताया था 3 होता है, फिर 2.5, फिर 2, फिर यहां पे आ जाएगा आपके पास 1.5। तो आपके पास कौन कौन सा है? 14 वाला है, 15 वाला है और 17 वाला है। ठीक है, तो मतलब आपके पास O2 2 पॉजिटिव यहां लिख लेते हैं, O2 पॉजिटिव यहां लिख लेते हैं, O2 नेगेटिव यहां लिख लेते हैं। यहां पे आएगा आपके पास 14, यहां पे आएगा 15, यहां पे आएगा 17। 14 वाले का 3 है, यहां पे आपको दिख रहा है। 15 वाले का 2.5 है, कम हो गया। 17 वाले का और कम हो गया 1.5। तो आपका ऑर्डर कैसे आना चाहिए? इस तरह से आना चाहिए। ठीक है, O2 2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव और सबसे कम O2 नेगेटिव। तो आपका ये जो बी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। आपको सबसे पहले ये वाली सीक्वेंस याद होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे ये ऑर्डर निकाल पाओगे। क्लियर? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14, PCl5 मॉलिक्यूल हैज द फॉलोइंग ज्योमेट्री। PCl5 मतलब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की जो ज्योमेट्री है वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो ये सब करने से पहले आपको पता होना चाहिए फॉस्फोरस जो सेंट्रल मेटल एटम है P, उसमें जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 15। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, 8, 5। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। मतलब बॉन्डिंग में जो पार्टिसिपेट करते हैं हमेशा कौन से इलेक्ट्रॉन करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे तो हम ड्रॉ कर लेते हैं 5 के 5, 1, 2, 3, 4, 5। पांचों के पांचों क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन के पास कितने वैलेंस होते हैं? 7। इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7। इसको एक एक चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब 8 बनाने के लिए। तो हर क्लोरीन क्या करता है? फॉस्फोरस से एक इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, लेता भी है और देता भी है। यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनता है जनरली। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे 7 डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन ऐसे ये बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमें यहाँ पे क्या पूछी गई है? शेप पूछी गई है। कितने हैं यहाँ पे? 5 हैं। 1, 2, 3, 4, 5। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे इनकी शेप जो ज्योमेट्री बोली गई है वो देखते हैं। वो जो ज्योमेट्री बनती है इसकी वो इस तरह से बनती है। 2 क्लोरीन होंगे एक्सियल पोजीशन पे, 3 क्लोरीन होंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इस तरह से आपकी क्या बनेगी? यहाँ पे PCl5 की ज्योमेट्री, जिसका नाम होगा, ये होते हैं पिरामिड। एक पिरामिड ऊपर को, एक पिरामिड नीचे। अब 2 पिरामिड है, इसको क्या बोलेंगे हम? बाय पिरामिडल। 3 यहाँ पे क्लोरीन है, वो कैसे बने हैं? ट्रायंगल की शेप में, तो इसको हम बोल देंगे ट्राइगोनल। क्या बोल देंगे? ट्राइगोनल। तो इसकी शेप जो ज्योमेट्री जो होगी वो क्या होगी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो यहाँ ऑप्शन में जो फर्स्ट है आपके पास ऑप्शन, वही इसका करेक्ट आंसर है। मतलब क्वेश्चन नंबर 14 का ए। 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। द हाइब्राइड स्टेट ऑफ सल्फर इन SO2 मॉलिक्यूल इज, मतलब आपको बताना है यहाँ पे SO2 में जो हाइब्रिडाइड स्टेट है S की SO2 में वो कितनी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी आपको क्या निकालनी है? हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। ठीक है, SO2 ये भी हमने फॉर्मूला कर लिया है। सल्फर के साथ कितनी ऑक्सीजन अटैच है? 2, तो आप 2 लिख लोगे। 2 लिख लिया आपने। अब सल्फर का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए 16। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन में से सल्फर ने एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया। मतलब एक सल्फर एक ऑक्सीजन के साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो 2 ऑक्सीजन के साथ वो अपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा?
4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो यहाँ पे 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनाने में। 6 में से 4, 1 2 3 4, 2 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे 1 और 2 + 1 3। ये जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 में से एक है s का और 2 हैं आपके p के। ऐसे होता है, एक s, px, py, pz। अब 3 आए ना, 3 ही हमें टोटल करने हैं। तो ये टोटल हो गए 1 2 3। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, sp2। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। sp2 इज द हाइब्राइड स्टेट ऑफ सल्फर इन सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 16th क्वेश्चन पे चलते हैं। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ pressure and volume of a given amount of gas is constant. This is, आपको बताना है जो ये स्टेटमेंट आपको दी गई है वो इन चारों में से किसके लिए सही है। क्या बोला गया है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। आपके पास टेम्परेचर को क्या रखा गया है, कांस्टेंट, मतलब कोई टेम्परेचर का चेंज नहीं आ रहा, जितना इनिशियल कंडीशन पे था उतना ही फाइनल कंडीशन पे है। प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट। आपको बोला गया है कि यहाँ पे बताओ वॉल्यूम और प्रेशर किसके लिए यहाँ पे कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट वहां पे वैल्यू बोली गई है। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये वॉल्यूम। आपको यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना है, यहाँ पे आपको होना चाहिए था कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर बताओ प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब पीबी, ठीक है। वैसे इस तरह से भी पीबी इज इक्वल टू कांस्टेंट। आपको डायरेक्ट यहाँ पे डेफिनेशन की तरह नहीं दिया गया है, आपको इस तरह से दिया गया है। तो ये आपको जो इक्वेशन है आपको ये बनानी है। तो आपको पता होना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही आपका कांस्टेंट प्रोडक्ट आएगा किसका, पी और वी का, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी, लेकिन आपको समझने में ये थोड़ा सा वो करना पड़ेगा कि किसके स्टेटमेंट में पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट आता है। तो बॉयल्स लॉ, क्योंकि बॉयल्स लॉ क्या होता है, प्रेशर ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो आपका ये कौन सा लॉ होता है, बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ में हमेशा जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो आपका जो सी ऑप्शन है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 17th क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है नॉन आइडियल गैसेस अप्रोचेस आइडियल बिहेवियर अंडर। अब आपके पास गैसेस दो तरह की होती हैं, आइडियल गैसेस, नॉन आइडियल गैसेस। नॉन आइडियल गैसेस को हम रियल गैसेस भी बोलते हैं। बोलता है कि जो एक्चुअल में जो हमारे पास जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं वो रियल गैसेस होती हैं। जो आइडियल गैसेस हैं वो सिर्फ थ्योरेटिकल मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा हुआ है उसको, लेकिन जो एक्चुअल गैसेस होती हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है, रियल, जो हमें अपने एटमोस्फेयर में देखने को मिलती है। लेकिन बोलता है यहाँ पे अगर नॉन आइडियल गैस का मतलब जो भी मैंने आपको बताया जो हमारे एटमोस्फेयर में मिलती है रियल गैसेस, अगर उनको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, आइडियल गैस में, तो हमें क्या करना पड़ेगा इन चारों ऑप्शन में से, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। मतलब जो रियल गैस है अगर उसको आइडियल गैस में कन्वर्ट करना हुआ तो रियल गैस का हमें टेम्परेचर भी क्या हाई करना पड़ेगा या फिर उसका प्रेशर भी हाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। जब भी आप किसी रियल गैस को किसमें, आइडियल गैस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो हमेशा रियल गैस का टेम्परेचर आप हाई करोगे और उसका प्रेशर क्या करोगे, लो करोगे, तब वो गैस कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, आइडियल गैस में। तो आपका सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है टेट एग्जाम में, तो इसको आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 18th वन। The kinetic theory of gases predict that total kinetic energy of the gas depend upon। हमने अपनी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रखा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, जिसमें उसमें पोस्टुलेट बताया है कि गैस कैसे कैसे बिहेव करती है। तो यहाँ पे आपको बोल रखा है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्ट किस पे डिपेंड करती है, मतलब वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है,
ऑप्शन 1 प्रेशर ऑफ द गैस, ऑप्शन 2 टेम्परेचर ऑफ द गैस, ऑप्शन 3 वॉल्यूम ऑफ द गैस, ऑप्शन 4 प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस। फर्स्ट ऑप्शन में आपको प्रेशर दिया है, सेकंड ऑप्शन में आपको टेम्परेचर दिया है, थर्ड में वॉल्यूम और चौथे में आपको तीनों की तीनों चीजें दे दी गई हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि हमेशा काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस बढ़ता है या इफेक्ट होता है, या आप बोल सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के, किसके, टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मोशन, कोई भी चीज मूव करती है मतलब उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², v इज द स्पीड, ठीक है। किसी भी चीज की स्पीड बढ़ती है जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो हमेशा काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। 19th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू रिगार्ड टू गे-लुसेक्स लॉ। आपको बताना है, गैस लॉ में हमने 5-6 लॉज पढ़ी थी, जिसमें एक गे-लुसेक लॉ भी है, जिसमें हमें बताना है कौन सी इक्वेशन गे-लुसेक के लिए राइट है। और फर्स्ट ऑप्शन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। मतलब आपको यहाँ पे क्या बोला हुआ है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। नहीं, ये तो हमने बॉयल्स लॉ पढ़ी, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये कौन सी थी, बॉयल्स लॉ थी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा यहां पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद टेम्परेचर। मतलब अगर आपके पास वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दे तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यस, इट इज द राइट आंसर। ये होता है गे-लुसेक्स लॉ। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, इनको हमें देखने की जरूरत नहीं है, हमें पहले ही अपना आंसर मिल गया। तो गे-लुसेक लॉ ने क्या बोला था, अगर हम किसी गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं तो उसका प्रेशर हमेशा वेरी होता है, चेंज होता है, किसके अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो ये आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 20th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको बताना है इन नीचे जो टू आपके पास स्टेटमेंट्स दे दी गई हैं उनमें से कोई ट्रू है या दोनों फॉल्स हैं। द रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। बोला है रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन होता है फैलना, कोई भी चीज, मतलब चीज यहाँ पे वो कौन सी दी गई है, लिक्विड। बोलता है जो लिक्विड है वो जल्दी, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब वो उसकी स्पीड डिफ्यूज होने की क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। यस, करेक्ट है ये, क्योंकि लिक्विड में पार्टिकल्स दूर हैं इस तरह से, ये लिक्विड है। सॉलिड्स में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत मॉलिक्यूल पास होते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे ये ज्यादा डिफ्यूज होगा, ये कम डिफ्यूज होगा। तो फर्स्ट आपके पास आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, ये भी हमने पढ़ रखा है। गैसेज आर मोर कंप्रेसिबल, सबसे ज्यादा जो कंप्रेस हो सकता है मटेरियल वो क्या होती हैं, गैसेज होती हैं। तो गैसेज आर मोर कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड एज वेल एज लिक्विड। तो दोनों आपके पास ऑप्शन यहाँ पे, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन ओनली 1, आपको बताना था कौन सी यहाँ पे ट्रू है, तो ओनली 1 नहीं है, 2 भी है, ओनली 2, नो, नाइदर 1 नॉट 2, या फिर बोथ 1 एंड 2। तो यहाँ पे जो आपके पास दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। 21st क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस। आपको बताना है इन चारों में से कौन सी गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, बिल्कुल ठीक है। जो गैस है वो चारों डायरेक्शन में इक्वल क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, इक्वल प्रेशर क्या करती है, वो एक्सर्ट करती है, ठीक है। ये तो नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि हमें नॉट पूछा है। लो कंप्रेसिबिलिटी, नो, गैसेस की तो कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। लो डेंसिटी, अच्छा हाँ, यहां पे हमें गलत पूछा है,
कि कौन सा मतलब नहीं है कैरेक्टरिस्टिक, तो आपकी लो कंप्रेसिबिलिटी यहाँ पे गलत ऑप्शन है, क्योंकि गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, तो लो वाला तो यहाँ पे गलत ही होगा ना, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से यही हमारा राइट ऑप्शन है। आपको समझना पड़ेगा कि हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। आपको बताना है बायोगैस जो हम घरों में बहुत यूज करते हैं गांव वगैरह में, उसका जो मेन कंपोनेंट है बायोगैस का वो कौन सा है। ऑप्शन 1 मीथेन, इथेन, प्रोपेन या फिर बुटेन। तो आप यहाँ पे अपनी वीडियो को पॉज करेंगे। आपको ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हम 5th 6th से पढ़ते आ रहे हैं कि बायोगैस का जो मेन कंपोनेंट है वो कौन सा है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, मीथेन। मीथेन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। आता है ये पेपर में बहुत बार। नेक्स्ट आपके पास 23rd क्वेश्चन है, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। बोलता है जब हम वाटर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तब उसकी सरफेस टेंशन पे क्या असर होता है। तो सरफेस टेंशन जो होती है, सरफेस टेंशन का जो टेम्परेचर के साथ रिलेशन होता है वो होता है इनवर्स। जब भी टेम्परेचर बढ़ता है सरफेस टेंशन हमेशा क्या होती है, कम होती है। तो यहां पे बोला है व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आपका सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल 24th, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इंक्रीजेस फ्रॉम 150 ml टू 450 ml। मतलब एक गैस है उसका बोलता है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। पहले उसका वॉल्यूम V1 वो कितना है, V1 जो है आपके पास दे रखा है 450 ml। अच्छा सॉरी, कितना दे रखा है, 150 ml। V2 आपके पास दे रखा है 450 ml। इंक्रीज हो रहा है, पहले 150 था फिर 450 हो गया। इफ द ओरिजिनल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज 300 केल्विन, जो टेम्परेचर है वो आपको ओरिजिनल जो पहले था T1 वो कितना दे रखा है, 300 केल्विन। अप टू व्हाट टेम्परेचर द गैस हैज बीन हीटेड। बताओ कितने टेम्परेचर तक जो गैस है उसको हम हीट कर सकते हैं। मतलब आपसे क्या पूछा है, T2 पूछा है। अब आपको यहाँ पे खुद दिमाग लगा के सोचना है कि हमें क्या दे रखा है, क्या पूछा है। वॉल्यूम और टाइम के टेम्परेचर के बीच में आपको रिलेशन है, तो वो कहाँ हमें मिलता है, वो हमें मिलता है चार्ल्स लॉ में। कौन सी लॉ में, चार्ल्स लॉ में। इसका फॉर्मूला होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। मतलब V अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इट मीन्स फॉर्मूला बनता है V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। V1 हमें दे रखा है 150, T1 हमें दे रखा है 300, V2 हमें दे रखा है 450 एंड T2 हमें निकालना है। अगर हम इसको कर देंगे तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपके पास आंसर आ जाएगा 900 केल्विन। तो ऑप्शन में देखते हैं 900 हमारे पास 4th ऑप्शन है, तो D इज द राइट आंसर। न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में तो इनको ध्यान से करना है। 25th क्वेश्चन है, एट रिलेटिवली हाई प्रेशर वंडरवाल इक्वेशन रिड्यूसेस टू। अब ये वंडरवाल इक्वेशन कौन सी होती है, यहाँ पे वही इक्वेशन जो वंडरवाल इक्वेशन किसके लिए होती है, रियल गैसेस के लिए। ठीक है, रियल गैसेस के लिए होती है वंडरवाल इक्वेशन। आइडियल गैस के लिए कौन सी होती है, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, ये आइडियल गैस की है। आपको पूछा है रिलेटिवली हाई प्रेशर वंडरवाल इक्वेशन रिड्यूसेस टू। हाई प्रेशर पे क्योंकि हमने पढ़ा था कि हम रियल गैसेस को आइडियल गैसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। लेकिन अगर बोलता है हम प्रेशर को ही बढ़ा देंगे तो वंडरवाल जो इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है सी। सी इज द राइट आंसर। PV इज इक्वल टू RT प्लस PV। यहां पे आपका 3rd ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस तरह से आपका ये जो सीरीज है किसकी, केमिकल बॉन्डिंग एंड स्टेट्स ऑफ मैटर की, यहाँ पे खत्म होती है।
होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।